नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड की तीसरी लहर की आशंका जोरों पर है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए। आप सभी स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल पूरे ठीक ठाक से रखिए। बुलेटिन में आप सबका साथ साल 2018 से बना हुआ है और अब साल 2022 का आगाज हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हम परीक्षा के लिहाज से जरूरी लगभग सभी खबरें आप तक पहुंचा सकेंगे। तो चलिए हेडलाइंस से खबरों की शुरुआत करते हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच आई राहत की खबर। 2 कोविड वैक्सीन कॉर्बीवैक्स और कोवोवैक्स को मिली मंजूरी। कॉर्बीवैक्स बनी भारत की पहली स्वदेश निर्मित रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। पर्यावरण के लिए अपने कमिटमेंट्स पर भारत को मिली बड़ी सफलता। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के लक्ष्यों को किया हासिल। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हुई 40.1%। चीन के उत्पादों पर भारत ने अपनाई सख्ती। 5 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का ऐलान। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की सिफारिशों पर आया निर्णय। उपभोक्ता संरक्षण सीधी बिक्री नियम 2021 हुए जारी। सभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज पर लागू होंगे ये नियम। पिरामिड स्कीम पर कसी नकेल। और भारतीय किसान यूनियन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले CECA के खिलाफ। भारत के डेयरी सेक्टर वाले किसानों के हितों के लिए विरोध के स्वर तेज। दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है भारत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से आने वाली तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत सरकार एक राहत की खबर लेकर आई है। CDSO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 2 कोविड वैक्सीन कॉर्बीवैक्स और कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर के आपातकालीन उपयोग को भी परमिट किया गया है। इस तरह भारत में कुल 8 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी मिल गई है। इनमें से 3 का निर्माण भारत में ही किया गया है। हालांकि भारत अपनी वैक्सीन ड्राइव में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक का ही प्रयोग कर रहा है, जिसमें से अभी तक के वैक्सीनेशन में 90% डोजेज में कोविशील्ड का प्रयोग किया गया है। कॉर्बीवैक्स वैक्सीन भारत की पहली स्वदेश निर्मित रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वैक्सीन में पूरे वायरस के बजाय उसके कुछ हिस्से का प्रयोग किया गया है। इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को डाला जाता है। इससे प्रतिरक्षा तंत्र वास्तविक तौर पर संक्रमण का सामना होने पर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कंपनी ने सिम्टम्स वाले कोविड के मामलों में वैक्सीन की 80% एफिशिएंसी की बात कही है। वहीं कोवोवैक्स नोवावैक्स का लोकल वर्जन होगा, जिसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जाएगा। यह भी एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, लेकिन इसमें रिकॉम्बिनेंट नैनो तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर वायरस के आनुवंशिक कोड में कुछ बदलाव कर देती है। इससे वायरस को रेप्लिकेट करने या अपनी प्रतिकृति बनाने से रोका जा सकता है। भारत में इसे गंभीर कोविड वाले वयस्क मरीजों के लिए मंजूरी मिली है। भारत में इसे 5 दिनों तक दिन में 2 बार देने की सिफारिश की गई है। भारत ने NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के तहत कुछ टारगेट्स को हासिल कर लिया है। भारत ने NDC के तहत 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 40% नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए हासिल करने की बात कही थी, लेकिन लगातार हो रहे प्रयासों की बदौलत यह लक्ष्य 30 नवंबर 2021 को ही हासिल कर लिया गया। वर्तमान में देश की स्थापित नवीकरणीय क्षमता 150.54 गीगावाट है। इसमें सौर ऊर्जा 48.5 गीगावाट, पवन 40.03 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर 4.83 गीगावाट, बायो पावर 10.62 गीगावाट और लार्ज हाइड्रो पावर 46.51 गीगावाट है। वहीं नाभिकीय ऊर्जा की क्षमता 6.78 गीगावाट है। इस तरह कुल स्थापित नवीकरणीय क्षमता 157.32 गीगावाट हो जाती है, जो कि स्थापित कुल क्षमता का 40.1% है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने अपने शुरुआती NDC टारगेट सबमिट किए थे। इनके 3 प्रमुख लक्ष्य थे। पहले टारगेट में साल 2030 तक 33 से 35% का उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य था। दूसरे टारगेट में स्थापित विद्युत क्षमता का 40% नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हासिल करने की बात की गई थी, जबकि तीसरे का लक्ष्य 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के जरिए 2.5 से 3 गीगाटन CO2 उत्सर्जन के समतुल्य एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना था।
आपको बता दें कि एनडीसीज साल 2015 के पेरिस समझौते के केंद्र में थे। ये लक्ष्य हर 5 साल पर लागू होने के टाइम फ्रेम की परवाह किए बगैर सौंपे जाने हैं। हाल ही में भारत ने 5 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इसकी सूचना सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा जारी की गई। हालांकि इस संबंध में सिफारिशें वाणिज्य मंत्रालय की इन्वेस्टिगेशन आर्म डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज द्वारा दी गई। दूसरे देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों के चलते स्थानीय निर्माताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मुख्य वजह स्थानीय निर्माताओं को आने वाले 5 सालों के लिए सस्ते आयात से बचाना है। इन उत्पादों में एल्यूमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सिलिकॉन सीलेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का R32 कंपोनेंट और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड्स शामिल हैं। इन उत्पादों के प्रयोग की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उपयोग डाई उद्योग और सिलिकॉन सीलेंट का सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का R32 कंपोनेंट और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड्स का प्रयोग रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में किया जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक तरह का कर ही है। जब किसी देश के घरेलू उद्योग सस्ते आयात के चलते नुकसान का सामना करते हैं, तब WTO की बहुपक्षीय संधियों के तहत उस देश को अपने घरेलू उद्योगों के हितों के लिए काउंटर उपाय के तौर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का अधिकार होता है। भारत और चीन दोनों ही WTO के सदस्य हैं। आपको बता दें कि डीजीटीआर को पहले डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलीड ड्यूटीज के नाम से जाना जाता था। मई 2018 में इसका नाम डीजीटीआर यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज किया गया। इसका मुख्य काम देश में व्यापार की सुरक्षा प्रणाली विकसित करना है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत कार्यरत है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण सीधी बिक्री नियम 2021 जारी किए। इन नियमों को 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जारी किया गया है। डायरेक्ट सेलिंग के जरिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं, डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल्स और सभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज पर यह नियम लागू होंगे। जारी होने के दिन से 90 दिनों के भीतर सभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज मसलन टपरवेयर, एमवे, ओरिफ्लेम को इन नियमों का पालन करना होगा। नियमों के मुताबिक अब डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज भी ऐसी वस्तुओं के मामलों में शिकायतों के निपटान के लिए जिम्मेदार होंगी। यानी जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को सेलर्स के जरिए उपभोक्ताओं को सीधे बेचती हैं और जो सेलर्स हैं, दोनों को ही इस उत्पाद पर से जुड़ी शिकायतों को अब निपटाना पड़ेगा। दोनों के लिए ई कॉमर्स से जुड़े 2020 के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य बना दिया गया है। नियमों में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज और सेलर्स पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ये दोनों अब पिरामिड स्कीम को बढ़ावा नहीं दे सकती और न ही किसी व्यक्ति को इस तरह की स्कीम में एनरोल कर सकती हैं। वहीं इन सेलर्स के अब किसी मनी सर्कुलेशन स्कीम में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। इन नियमों में पिरामिड स्कीम को परिभाषित भी किया गया है। पिरामिड स्कीम सब्सक्राइबर्स का ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कई परतें होती हैं और जो एक पिरामिड की तरह दिखता है। टॉप से बेस की तरफ सब्सक्राइबर्स की संख्या कई गुना बढ़ती जाती है और टॉप पर बैठे व्यक्ति या कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ होता है। पिरामिड स्कीम में टॉप पर बैठा व्यक्ति कुछ लोगों को फायदे की लालच में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने जाल में फंसा लेता है। साथ ही वह ऑफर भी देता है कि अगर वे लोग और अधिक लोगों को इस नेटवर्क में ला सकेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट का उन्हें कुछ कमीशन मिलेगा। यही चेन आगे चलती रहती है जो एक पिरामिड का आकार ले लेती है। इसमें कमीशन तो नीचे बैठे लोगों को मिलता है, लेकिन पूरा इन्वेस्टमेंट टॉप पर बैठे व्यक्ति के पास ही जाता है। मनी सर्कुलेशन स्कीम में भी लगभग कुछ ऐसा ही होता है। कुछ ऐसा ही ढांचा मल्टी लेयर्ड मार्केटिंग का भी होता है, जिसमें कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही अपना सब्सक्राइबर्स बना लेती हैं। बीते दिनों SPMRM यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में राज्यों की भूमिका पर एक रिपोर्ट जारी हुई थी। SPMRM को लागू करने में तेलंगाना पहले, तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। SPMRM ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे साल 2016 में लॉन्च किया गया था। यह योजना आत्मा गांव की सुविधाएं शहर की संकल्पना पर आधारित है। इसका मकसद गांवों के एक ऐसे क्लस्टर का विकास करना है जो ग्रामीण सामुदायिक प्रकृति के हों लेकिन सुविधाओं में शहरी हों। इन्हें ही रूर्बन कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रूर्बन शब्द रूरल और अर्बन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस मिशन का लक्ष्य स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रूर्बन क्लस्टर बनाना है। इस मिशन के परिणामों को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इससे ग्रामीण शहरी विभाजन की खाई को पाटा जा सकेगा।
गौरतलब है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या लगभग 68% है। इसके अलावा ग्रामीण आबादी में 2001 से 2011 के दशक में 12% की वृद्धि हुई है। इस आबादी को बुनियादी सुविधाओं के लिए शहर न जाना पड़े, इसके लिए गांव में ही सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने आजादी एट 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट 2022 लॉन्च किया है। दरअसल 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने SBMU 2.0 यानी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया था। इसका मकसद गार्बेज फ्री सिटीज बनाना था। इसके लिए SBMU 2.0 के तहत हर शहरी स्थानीय निकाय को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत कम से कम 3 स्टार रेटिंग का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन हाल ही में आयोजित हुए सर्टिफिकेशन राउंड में केवल 50% ULB यानी शहरी स्थानीय निकाय शामिल हुए। इसलिए प्रोटोकॉल में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिससे सर्टिफिकेशन को आसान बनाया जा सके और अधिक ULB इसमें भागीदारी कर सकें। इनमें पहला बदलाव है 25 संकेतकों को कम करके 24 करना। इनमें से केवल 16 संकेतक हैं जिन्हें 1 स्टार और 3 स्टार रेटिंग के लिए अनिवार्य किया गया है। बाकी के संकेतकों की जरूरत 5 और 7 स्टार रेटिंग को हासिल करने के लिए होगी। दूसरे बदलाव की बात करें तो प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए कई स्तरों पर कैलकुलेशन की जाती थी, जिसे अब एक ही स्तर पर कर दिया गया है। इसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन, वेस्ट प्रोसेसिंग और डंप साइट रेमेडिएशन को 50% वेटेज दिया गया है। सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले CECA का विरोध करने की बात की है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान यूनियन का पक्ष है कि सरकार इस समझौते के जरिए भारत के डेयरी सेक्टर को ऑस्ट्रेलियन डेयरी प्लेयर्स के लिए खोलना चाहती है। इससे भारत के वैसे किसान जिनके पास जमीन कम है या जो अपनी जमीनें बंजर होने के चलते खो रहे हैं, उनके पास डेयरी सेक्टर ही अपनी आजीविका को पूरा करने का जरिया है। अगर इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को लाया जाएगा तो ये भारत के करोड़ों किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का विरोध इसलिए ही किया गया था। RCEP में भी डेयरी आयात को मंजूरी दी जानी थी। हालांकि RCEP समझौते से भारत बाहर हो गया था। किसान यूनियन का मानना है कि RCEP समझौता न होने के कारण सरकार इसके सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता करके डेयरी सेक्टर में फॉरेन प्लेयर्स को लाना चाहती है। अब यहां एक बात समझ लें कि डेयरी में FDI को लेकर कोई विरोध नहीं है। विरोध किसी भी डेयरी रिच देश के उत्पादों को आयात में कुछ छूट देने से है। द्विपक्षीय समझौतों में दोनों देश एक दूसरे को आयात में कुछ कंसेशन देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले से ही अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं। भारतीय किसान इन सब्सिडाइज्ड उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए किसान यूनियन इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। डेयरी एकमात्र सबसे बड़ी कृषि कमोडिटी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है। वित्त वर्ष 2022 में भारतीय डेयरी सेक्टर के 9 से 11% तक वृद्धि करने की संभावना है। बीते दिनों मिशन सागर के तहत INS केसरी को अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में खाद्य सामग्री सहायता के लिए भेजा गया। इससे पहले मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस में भी मानवीय सहायता के लिए INS केसरी की तैनाती की जा चुकी है। मिशन सागर के तहत ये 8वां ऐसा मिशन था। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागरीय देशों को सहायता पहुंचाने के मकसद से मिशन सागर को 10 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। मिशन सागर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की तर्ज पर लॉन्च किया गया था। यह हिंद महासागर के देशों के साथ भारत के रिश्तों की मजबूती के लिए किया जाने वाला एक जरूरी प्रयास है। इसे साल 2015 में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मेंशन किया था। इसके बाद साल 2018 में सेशल्स यात्रा के दौरान तत्कालीन विदेश सचिव ने सागर को भारत की इंडियन ओशन डॉक्ट्रिन कहा। वर्तमान में हिंद महासागर व्यापार और ऊर्जा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण जरिया बनकर उभरा है। दुनिया का 80% वैश्विक तेल व्यापार हिंद महासागर के रास्ते ही होता है। ऐसे में भारत की विदेश नीति में ये प्रयास हिंद महासागर की भू राजनीतिक महत्ता को देखते हुए किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन की हिंद महासागर में उपस्थिति को देखते हुए भी भारत को इस क्षेत्र के देशों के साथ बेहतर संबंधों की जरूरत है।
पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के जाने माने आर्क बिशप एमिरेट्स डेसमंड टूटू का निधन हो गया। डेसमंड टूटू अंग्रेजी चर्च के सदस्य थे। उन्हें वैश्विक स्तर पर एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और रंगभेद का विरोधी माना जाता रहा है। रंगभेद के खिलाफ उनके अभियानों के लिए ही उन्हें साल 1984 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी तरह के और कामों के लिए उन्हें 2005 में गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। वहीं 2009 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और 2013 में टेम्पलेटन प्राइज भी उन्हें मिला। गौरतलब है कि डेसमंड टूटू अंग्रेजी कैथोलिक चर्च में एक आर्क बिशप थे। आर्क बिशप कैथोलिक चर्च व्यवस्था में तीसरे पायदान पर आते हैं। नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। इसमें सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में रखा गया था। इसमें बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघ शासित प्रदेश नाम से 3 श्रेणियां बनाई गई थीं। इंडेक्स को मुख्य तौर पर 3 डोमेन मसलन स्वास्थ्य परिणाम, प्रशासन और सूचना और इनपुट्स एंड प्रोसेस के आधार पर तैयार किया गया है। बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इनमें यूपी आखिरी पायदान पर है। केरल ने लगातार चौथी बार पहला स्थान हासिल किया। छोटे राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज रहे। वहीं संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सूचकांक में शामिल नहीं हुआ और लद्दाख के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण उसे शामिल नहीं किया जा सका। भारत में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, इसलिए अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य की स्थिति में अंतर दिखता है। सूचकांक के जरिए राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की जा सकती है। हालांकि 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची शामिल हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन केंद्र और राज्य के कानून के बीच विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून को ही तवज्जो दी जाएगी। आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। आज के सेशन के 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, डेसमंड टूटू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और रंग भेद विरोधी के तौर पर जाने जाते हैं। 2. 2005 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 3. रंग भेद विरोधी अभियानों के लिए उन्हें साल 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय है? स्वास्थ्य, बंदरगाह, रेलवे या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत दुनिया में दूध का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2. उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक योजना है। 2. इसका मुख्य मकसद गार्बेज फ्री सिटीज बनाना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उपयोग सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में किया जाता है। 2. सिलिकॉन सीलेंट का डाई उद्योग में किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। साहित्य अकादमी ने साल 2021 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। अभी 20 भाषाओं के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। 2021 में हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक
सम्राट अशोक के लिए, वहीं अंग्रेजी में नमिता गोखले को उनके नॉवल थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। बीते दिनों RCI यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ NEP 2020 पर एक नेशनल सिंपोजियम आयोजित किया था। गौरतलब है कि सरकार द्वारा राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी RBWD 2016 को लागू किया जा चुका है। इसके कुछ प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी लागू किए जा चुके हैं। ऐसे में RCI के लिए जरूरी है कि वह विशेष शिक्षा और दिव्यांगता से संबंधित एक रोड मैप तैयार करे। RCI का गठन भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। इसे विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकीकरण, विनियमन और निगरानी के लिए गठित किया गया है। सरकार ने नागालैंड के बांस उत्पाद बनाने वाले कारीगरों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के RPL यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कंपोनेंट के तहत किया गया है। इसमें कौशल का विकास पहले से सीखे हुए किसी हुनर के आधार पर किया जाता है। PMKVY मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की फ्लैगशिप योजना है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा लागू किया जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने मन की बात के दौरान गोवा के सागर मूले की चर्चा की। वे लंबे समय से सदियों पुरानी कावी कला को संरक्षित कर रहे हैं। कावी एक पेंटिंग का प्रकार है जिसे पुर्तगालियों द्वारा गोवा लाया गया था। कावी चमकदार लाल और सफेद रंगों में की गई वॉल आर्ट का एक रूप है। देश के कोंकण क्षेत्र खासकर गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंदिरों में देखने को मिलती है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली अपना संविधान एक बार फिर से लिखने जा रहा है। इसमें लिथियम के लगातार और बड़े स्तर पर हो रहे खनन से उपजी पर्यावरणीय चिंताओं को भी शामिल करने की बात कही गई है। नए संविधान में लिथियम खनन और उसके प्रभावों को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि चिली ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है। वर्तमान में लिथियम का प्रयोग बड़े स्तर पर बैटरीज बनाने में किया जाता है। इसे भविष्य के ग्रीन फ्यूल के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार सरकार अब ब्लू बुल यानी नील गाय या घुरपरा को जान से नहीं मारेगी। इसके बजाय राज्य में उनकी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उनकी नसबंदी की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में नील गाय द्वारा फसलों को बर्बाद करने के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। इस वजह से पर्यावरण मंत्रालय ने साल 2015 में बिहार के कुछ जिलों में नील गाय और जंगली सुअर को वर्मिन घोषित किया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 वर्मिन जानवरों से संबंधित है। सरकार ने 30 जून 2022 तक सोया खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया है। इस निर्णय से बाजार में सोया निर्मित खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की संभावना वाली किसी भी गतिविधि मसलन जमाखोरी, कालाबाजारी आदि पर लगाम लगने की उम्मीद है। साथ ही बिक्री और उपलब्धता भी नियंत्रित रहेगी। सोयाबीन भोजन में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है। भारत में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।